बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ मोमल अली राना। बहुत सारे लोग मुझे जानते हैं, जो नहीं जानते उनके लिए फिर से अपना इंट्रोडक्शन दे रही हूँ। मेरा नाम मोमल अली राना है। मैं बायोलॉजी के लेक्चर्स कंडक्ट कर रही हूँ आप लोगों के 9 to 2nd ईयर का तमाम कोर्स, तमाम बायोलॉजी के चैप्टर्स, तमाम लेक्चर्स, तमाम टॉपिक्स हम डिस्कस करते हैं। और इसके अलावा मैं कराची यूनिवर्सिटी से एमफिल कर रही हूँ और ब्राइट सक्सेस कॉलेज और कोचिंग में टीचर भी हूँ। लास्ट लेक्चर में हमने 9th बायोलॉजी के जो टॉपिक्स डिस्कस किए थे उसमें हमने बायो की ब्रांच डिस्कस की थी, मेन ब्रांचेस। और बायो की मेन ब्रांचेस कौन कौन सी थी? बॉटनी और जोलॉजी के। या तो हम प्लांट्स को स्टडी करते हैं या हम एनिमल्स को स्टडी करते हैं। उसके अलावा ये कुछ ब्रांचेस हैं जिन्हें आप बायोलॉजी की जो स्पेशलाइज्ड ब्रांचेस हैं उन्हें कहते हैं, इनको डिस्कस करेंगे। 9th बायोलॉजी का हमारा टॉपिक है चैप्टर नंबर 1 का। मैं आपको पेज नंबर भी बता देती हूँ क्योंकि वीडियो में शायद कहीं कहीं कुछ ब्लर हो जाता है या किसी स्टूडेंट को, किसी व्यूअर को अगर मेरी राइटिंग समझ में नहीं आती तो वो 9th बायोलॉजी पेज नंबर 7 to 8 चेक करें, वहाँ पर ये तमाम ब्रांचेस मौजूद हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी क्या है? मॉर्फोलॉजी में आप इस चीज को स्टडी करते हैं, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स। किसके एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स? लिविंग ऑर्गेनिजम्स, एनिमल या प्लांट्स के, उनके एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स को डिस्कस करेंगे। तो ये क्या कहलाएगी? ये स्टडी क्या कहलाएगी? ये स्टडी मॉर्फोलॉजी कहलाएगी। जैसे अगर मैं प्लांट्स की बात करूँ तो उनके लीव्स, उनके स्टेम, उनकी रूट्स के बारे में स्टडी करना, उनके फ्लावर्स के बारे में स्टडी करना क्या कहलाएगा? मॉर्फोलॉजी कहलाएगा, क्योंकि वो उनकी मॉर्फोलॉजिकल अपीयरेंस है, उनकी फिजिकल अपीयरेंस में जो कैरेक्टर्स आपको नजर आ रहे हैं, जो स्ट्रक्चर्स आपको नजर आ रहे हैं, जो फीचर्स आपको नजर आ रहे हैं, आप उनको स्टडी कर रहे हैं। बिल्कुल इसी तरह एनिमल या लिविंग ऑर्गेनिज्म में उनकी बॉडी, हैंड्स हैं, लेग्स हैं, बॉडी फीचर्स हैं, आप उनको अगर स्टडी कर रहे हैं तो वो क्या कहलाएगा? मॉर्फोलॉजी। क्यों? क्योंकि वो तमाम के तमाम क्या है? एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स। तो स्टडी ऑफ एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स इज कॉल्ड मॉर्फोलॉजी। क्लियर? नेक्स्ट है एनाटॉमी। एनाटॉमी किसे कहते हैं? एनाटॉमी में बेसिकली हम किस चीज को स्टडी करते हैं? बिल्कुल जो मॉर्फोलॉजी है उसकी ऑपोजिट ब्रांच है। इसमें हम स्टडी करते हैं इंटरनल स्ट्रक्चर को। यानी कि अगर हम प्लांट्स की बात कर रहे हैं तो उसके अंदर जो उसका इंटरनल स्ट्रक्चर है, जाइलम है, फ्लोएम है, कैम्बियम है, डिफरेंट एपिडर्मल सेल्स हैं और बॉडी के दूसरे स्ट्रक्चर्स हैं, कॉर्टेक्स है, ये तमाम जो है वो उसकी क्या कहलाती है? एनाटॉमी कहलाती है। कि बॉडी के अंदर कौन कौन से स्ट्रक्चर्स मौजूद हैं जिन्हें आप क्या कह रहे हैं? इंटरनल स्ट्रक्चर। इसी तरह अगर एनिमल्स की बात करें, ह्यूमंस की बात करें, तो उनकी बॉडी के अंदर जो स्ट्रक्चर्स हैं वो कौन कौन से हैं? किडनी है, लिवर है, गॉल ब्लैडर है, यूरिनरी ब्लैडर है, हार्ट है। इंटरनल जो स्ट्रक्चर्स हैं, इंटरनल फीचर्स की स्टडी क्या कहला रही है? एनाटॉमी। ठीक है, स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स इज कॉल्ड एनाटॉमी। क्लियर? नेक्स्ट की तरफ, नेक्स्ट ब्रांच की तरफ चलते हैं। हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी कहते हैं स्टडी ऑफ टिश्यूज। ठीक है, टिश्यूज की स्टडी करना। अब सवाल ये पैदा होता है, टिश्यूज क्या है? व्हाट आर टिश्यूज? बेसिकली ग्रुप ऑफ सेल्स, ग्रुप ऑफ सेम सेल्स या ग्रुप ऑफ सेल्स, वो तमाम ग्रुप सेल्स के जो कि सेम फंक्शन परफॉर्म करें, क्या कहलाते हैं? टिश्यूज कहलाते हैं। ठीक है, बहुत सारे टिश्यूज होते हैं। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज होते हैं, पैरेन्काइमेटस टिश्यूज होते हैं, स्क्लेरेन्काइमा है, बहुत सारे डिफरेंट अलग अलग तरह के सिंपल टिश्यू हैं, कॉम्प्लेक्स टिश्यूज हैं। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यूज होते हैं। स्टडी ऑफ टिश्यूज क्या कहलाता है? हिस्टोलॉजी। ठीक है, स्टडी ऑफ टिश्यूज इज कॉल्ड हिस्टोलॉजी। नेक्स्ट हमारे पास है साइटोलॉजी। साइटोलॉजी की डेफिनेशन क्या है? साइटोलॉजी में हम किस चीज़ को डिस्कस करते हैं? साइटोलॉजी में हम डिस्कस करते हैं स्टडी ऑफ सेल। सेल के बारे में आप जानते हैं कि सेल क्या है? बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म विदाउट सेल अराइज
नहीं हो सकता। इसके बारे में हमने थ्योरी भी पढ़ी है, जिसे हम सेल थ्योरी कहते हैं। इसमें ही हमारे जो कोर्स है हम इसमें आगे जाकर पढ़ेंगे, ठीक है। साइटोलॉजी क्या है? स्टडी ऑफ सेल। सेल क्या है? बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। एनिमल्स की बात करें, प्लांट्स की बात करें, आपको दोनों में क्या मिलते हैं? सेल्स मिलते हैं अलग अलग तरह के, और उनकी स्टडी क्या कहलाती है? साइटोलॉजी। स्टडी ऑफ सेल इज कॉल्ड साइटोलॉजी। नेक्स्ट है फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी कहते हैं बॉडी के जो इंटरनल स्ट्रक्चर है, बॉडी के जो इंटरनल फीचर्स हैं, उनके फंक्शंस की स्टडी करना, ठीक है। बॉडी के जो इंटरनल फीचर्स हैं, जो इंटरनल फंक्शंस हैं, उनकी स्टडी करना। बॉडी में अंदर जो डिफरेंट ऑर्गन्स मौजूद हैं, उनका एक ख़ास तरह का फंक्शन है कि हमारी बॉडी में हार्ट का काम क्या है? ब्लड की सर्कुलेशन, ब्लड को पंप करना, ठीक है। हमारी बॉडी में लिवर का काम क्या है? हमारी बॉडी में डाइजेस्टिव सिस्टम है, उसका काम क्या है? बॉडी में जो फूड हम इंटेक कर रहे हैं उसको डाइजेस्ट करना। तो इसी तरह बॉडी में होने वाले फंक्शंस की स्टडी क्या कहलाती है? फिजियोलॉजी। लिविंग ऑर्गेनिजम्स में, चाहे वो प्लांट्स हो चाहे वो एनिमल्स हो, दोनों में अलग अलग तरह के फंक्शंस परफॉर्म हो रहे होते हैं। क्लियर? इकोलॉजी। इकोलॉजी क्या है? एनवायरनमेंट से रिलेटेड स्टडी करना, ठीक है। मैंने आपको पहले भी बताया, इकोलॉजी या एनवायरमेंटल बायोलॉजी को आप क्या कहते हैं? इकोलॉजी भी कहते हैं। किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का एनवायरनमेंट, उस लिविंग ऑर्गेनिज्म का उसके एनवायरनमेंट से इंटरेक्शन, ये तमाम चीज़ें आप किस में स्टडी करते हैं? इकोलॉजी में स्टडी करते हैं, ठीक। नेक्स्ट हमारे पास है एम्ब्रियोलॉजी। एम्ब्रियोलॉजी में अगर आप देखें तो इसी में हमारे पास एक लफ्ज निकल रहा है, एम्ब्रियो। एम्ब्रियो क्या होता है? बेसिकली जब मेल और फीमेल गैमेट्स कंबाइन होकर जाइगोट बनाते हैं, जाइगोट बनने के बाद फिर उसमें डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाती है, वो एम्ब्रियो बन जाता है, ठीक है। फिर अलग अलग डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में उनका जो डिफरेंट टाइम पीरियड है डेवलपमेंट का, डेवलपमेंटल स्टेजेस का, वो डिफरेंट होता है, और उस एम्ब्रियो की डेवलपमेंट हो रही होती है उस स्टेज के अंदर। एम्ब्रियो की स्टडी करना, एम्ब्रियो की डेवलपमेंटल स्टेजेस की स्टडी करना क्या कहलाता है? एम्ब्रियोलॉजी। जैसे कि एक एग्जांपल मैं अगर आपको दूं, ह्यूमंस के अंदर जो डेवलपमेंट का टाइम पीरियड होता है वो फीमेल्स में 9 मंथ्स का होता है। 9 मंथ में पूरा जाइगोट बनता है, एम्ब्रियो की डेवलपमेंट होती है। एम्ब्रियो की डेवलपमेंट स्टार्ट होने के साथ साथ पूरे 9 मंथ बॉडी के अंदर फीटस की कंप्लीट डेवलपमेंट होती है, और जब वो डेवलपमेंट कंप्लीट हो जाती है तो बेबी डिलीवर होता है। तो वो जो 9 मंथ की कंप्लीट डेवलपमेंट है उसकी जो स्टडी हम करेंगे, क्योंकि वो क्या है? एम्ब्रियो है, वो स्टडी क्या कहलाती है? एम्ब्रियोलॉजी। स्टडी ऑफ एम्ब्रियो इज कॉल्ड एम्ब्रियोलॉजी। क्लियर? आगे चलते हैं। टेक्सोनोमी। टेक्सोनोमी क्या है? टेक्सोनोमी में सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म या कोई भी ऑर्गेनिज्म जब आप डिस्कवर करते हैं, तो डिस्कवर करने के बाद उसकी एक कंप्लीट डिटेल होती है। जैसे हमारा होता है ना शजरा नसब, बिल्कुल इसी तरह ऑर्गेनिजम्स की एक कंप्लीट डिटेल होती है कि उनकी क्लासिफिकेशन आपको बतानी है कंप्लीट, उनका नेम, उनके आइडेंटिफाइंग कैरेक्टर्स और उनकी डिटेल्स, ठीक। तो वो तमाम चीज़ें जो क्लासिफिकेशन है, जो आइडेंटिफिकेशन है, वो किस में आ जाती है? वो कहलाती है टेक्सोनोमी। कि आपने सबको एक नाम दे दिया, एक ऑर्गेनिज्म को आपने डिस्कवर किया, ठीक है, फिर आपने उसकी कंप्लीट डिटेल बता दी कि ये इस किंगडम से, इस फालम से, इस फैमिली से, इस ऑर्डर से, इस जीनस से और इस स्पीशीज से ताल्लुक रखता है, ठीक है। उसकी कंप्लीट क्लासिफिकेशन के साथ साथ आपने उसकी आइडेंटिफाइंग कैरेक्टर्स, उसकी कंप्लीट डिटेल बता दी, तो ये चीज़ क्या कहलाती है? टेक्सोनोमी। कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जब आप उठाकर देखते हैं तो उसका पूरा एक जो कंप्लीट डिटेल है उसकी, उसका पूरा शजरा नसब जो है वो आपको मौजूद बुक्स के अंदर मिलता है। तमाम चीज़ें कंप्लीट डिफाइन करने के बाद उनको सेव कर दिया जाता है। हम कोई भी नया ऑर्गेनिज्म जब
इंट्रोड्यूस डिस्कवर करते हैं, तो डिस्कवर करने के बाद उसकी कैरेक्टर्स को देखा जाता है। ये देखा जाता है कि वो किस फाइलम, किस किंगडम से बिलोंग करता है, और उसके बाद उसके जीनस और उसकी स्पीशी को स्टडी किया जाता है। स्टडी करने में बेकार नहीं जाता बिल्कुल भी। स्टडी करने के बाद उन तमाम चीज़ों को, उन तमाम डिटेल्स को बुक्स के अंदर महफूज किया जाता है, ताकि अगर कोई दोबारा उन सब पे काम कर रहा है तो उसे किसी मुश्किलात का सामना ना हो। ठीक, तो क्लासिफिकेशन, आइडेंटिफाइंग कैरेक्टर्स, उसके डिस्क्रिप्शन के वो किस तरह के एनवायरनमेंट में रहता है, ये तमाम चीज़ें हम कहाँ स्टडी करते हैं? टेक्सोनोमी में स्टडी करते हैं। आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है जेनेटिक्स। जेनेटिक्स क्या है? जीन्स, डीएनए। जीन्स क्या है? बेसिकली मैंने आपसे पहले भी शायद डिस्कस किया कि पेरेंट से उनके ऑफस्प्रिंग्स में जो कैरेक्टर्स ट्रांसफर होते हैं वो किसके जरिए ट्रांसफर होते हैं? जीन्स के जरिए। ठीक है, कलर आपका आपके पेरेंट्स के जैसा है, आपकी आवाज़ आपके पेरेंट्स की जैसी है, आपकी हाइट आपके पेरेंट्स की जैसी है, या कोई भी आपकी बॉडी का आपका कैरेक्टर जो कि आपके पेरेंट्स से मिलता है, वो आपके पेरेंट्स से आप में कैसे आया? जीन्स के थ्रू ट्रांसफर हुआ। जीन्स के ऊपर कैरेक्टर लोकेट कर रहा होता है। ठीक, तो जीन्स का, डीएनए का जब इन तमाम चीज़ों को स्टडी करते हैं तो वो ब्रांच क्या कहलाती है? जेनेटिक्स कहलाती है। ओके, मोस्ट इंटरेस्टिंग ब्रांच पैलियोंटोलॉजी किसे कहते हैं? स्टडी ऑफ फॉसिल्स। अब सवाल ये है कि फॉसिल्स क्या होते हैं? बेसिकली अगर आप बात करें डायनासोर्स की, तो अभी तक जितने लोग दुनिया में मौजूद हैं, क्या उनमें से किसी ने डायनासोर्स को देखा? नहीं, उनमें से किसी ने भी डायनासोर्स को नहीं देखा। डायनासोर्स किस पीरियड में थे? जुरासिक पीरियड में थे। जुरासिक एक एरा था जिसमें डायनासोर हमें मिला करते थे, जो आज से काफ़ी टाइम पुरानी बात है। लेकिन अभी तक किसी ने डायनासोर्स को नहीं देखा। उसके बावजूद हमने डायनासोर्स की पूरी डॉक्यूमेंट्री, पूरी मूवी बनाई। तो वो सब हमें कैसे पता चला? वो सब हमें पता चला फॉसिल्स के जरिए। फॉसिल्स क्या होते हैं? रिमेनिंग प्रोडक्ट्स, रिमेनिंग पार्ट्स के कोई भी ऑर्गेनिज्म जब कभी जमीन में दफन हुआ तो उसके रिमेनिंग पार्ट्स आपको वहां से मिलना। कोई भी किसी भी फैमिली का कोई ऑर्गेनिज्म है, वो रॉक्स के अंदर कहीं दफन हुआ, बरी हुआ, और वहां से आपको उसका रिमेनिंग पार्ट मिल रहा है, उसका स्ट्रक्चर मिल रहा है, तो वो तमाम चीज़ें फॉसिल्स कहलाती हैं। बिल्कुल इसी तरह डायनासोर्स हमने किसी ने भी रियल में नहीं देखे। डायनासोर्स हमें किस सूरत में मिले थे? फॉसिल्स की सूरत में मिले थे, और जिनको हमने स्टडी किया और हमने बताया कि हाँ जी, इस तरह का एक ऑर्गेनिज्म था जो किसी ज़माने में सरवाइव किया करता था और अब मौजूद नहीं है। अब हमारे पास क्या है? अब हमारे पास सिर्फ उसके फॉसिल्स मौजूद है। ठीक, स्टडी ऑफ फॉसिल्स इज कॉल्ड पैलियोंटोलॉजी। अगर आप इसमें प्लांट्स के फॉसिल्स को स्टडी कर रहे हैं तो वो पैलियोबॉटनी कहलाएगा, और अगर आप इसमें ज़ूलॉजी या एनिमल्स के फॉसिल्स को स्टडी कर रहे हैं तो वो पैलियोज़ोलॉजी कहलाएगा। ठीक, नेक्स्ट ब्रांच है हमारे पास बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री में जितने भी केमिकल प्रोसेस हो रहे हैं आपकी बॉडी में, जितने भी रिएक्शंस हो रहे हैं आपकी बॉडी में, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आपकी बॉडी के अंदर केमिकल्स मौजूद नहीं है, या आप कोई काम अगर कर रहे हैं, आप फूड अगर ले रहे हैं या ब्लड सर्कुलेशन अगर हो रही है तो उसमें केमिकल एक्सचेंज हो रहा है, केमिकल्स फॉर्म हो रहे हैं, केमिकल्स ब्रेक डाउन हो रहे हैं, केमिकल्स बॉडी से रिलीज हो रहे हैं। कैसे? अगर आप डाइजेस्टिव सिस्टम के प्रोसेस की मिसाल ले लें, आपने खाना खाया, ठीक, बॉडी में जब खाना आपके माउथ के अंदर जाता है, माउथ के अंदर जो टीथ के जरिए डाइजेशन होती है वो मैकेनिकल डाइजेशन होती है। आपके टीथ उसको ग्राइंड कर रहे होते हैं। ठीक, टीथ से ग्राइंड होने के बाद जब वो बॉडी में एलिमेंट्री कैनाल के जरिए स्टमक के अंदर जाता है तो वहाँ पर केमिकल डाइजेशन हो रही है। कैसे? स्टमक के अंदर क्या मौजूद है? HCl मौजूद। ठीक, फिर उसके बाद जब वो लिवर और जीबी में जाता है तो वहाँ क्या मौजूद है? वहाँ डिफरेंट बाइल जूसेस मौजूद हैं जो कि डिफरेंट एसिडिक या अल्कलाइन इन नेचर होते हैं, यानी कि बेसिक इन नेचर होते हैं। तो वो तमाम डाइजेशन क्या कहलाएगी? केमिकल डाइजेशन। तो डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर होने वाले केमिकल चेंजेस को स्टडी करना इज कॉल्ड बायोकेमिस्ट्री।
ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो कि आप आम आँख से नहीं देख सकते, उनकी स्टडी करना क्या कहलाता है? माइक्रोबायोलॉजी कहलाता है। जैसे वायरसेस हैं, बैक्टीरिया है जो बहुत नैनोमीटर, बहुत छोटे छोटे साइजेस के होते हैं, उनकी बात की गई। ठीक, अमीबा, पैरामीशियम, यूनिसेलुलर, कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि माइक्रोबायोलॉजी की ब्रांच में कंसीडर किए जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी क्या है? अगर आप इन दोनों लफ्जों को अलग अलग करके देखें, टेक्नोलॉजी और बायो, यानी कि बायो का मतलब क्या है? लाइफ, और टेक्नोलॉजी का मतलब क्या है? डिफरेंट टेक्नोलॉजीज जो कि हम यूज करते हैं। टेक्नोलॉजीज को यूज करना किसके लिए? वेलफेयर ऑफ मैनकाइंड के लिए, यानी कि टेक्नोलॉजीज को ऐसे यूज करना कि वो ह्यूमंस के लिए क्या साबित हो? फायदेमंद साबित हो। क्या कहलाता है? बायोटेक्नोलॉजी। मैंने आपको पहले भी एग्जांपल दी थी, इंसुलिन बन रही है, डिफरेंट क्लोनिंग का प्रोसेस है, या डिफरेंट जैसे आर्टिफिशियली हम क्रॉप्स को जो है वो ग्रो करवा रहे हैं आर्टिफिशियली। पहले हमारे पास साल में 2 फसलें होती थी, या किसी किसी क्रॉप्स की साल में 1 फसल होती थी, लेकिन अब हमारे पास 3-3 फसलें हैं। तो ये तमाम प्रोसेस हम कैसे चला रहे हैं? आर्टिफिशियली चला रहे हैं। इसमें डिफरेंट टेक्निक्स को यूज़ कर रहे हैं। एरेटेड सॉइल में हाइड्रोपोनिक्स एक टेक्निक है, उसमें आप डिफरेंट क्रॉप्स को ग्रो करा रहे हैं, डिफरेंट प्लांट्स को ग्रो करा रहे हैं। तो ये सब क्या है? टेक्नोलॉजीज को आप यूज़ कर रहे हैं किसके लिए? लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए, ठीक, लाइफ के लिए, उसकी वेलफेयर के लिए, ठीक, मेडिसिन बना रहे हैं। ये तमाम चीज़ें किस में आ जाती हैं? बायोटेक्नोलॉजी में आ जाती हैं। ठीक है, टेक्नोलॉजी को, डेटा को यूज़ करना किसके लिए? लाइफ की सस्टेनेबिलिटी के लिए। क्लियर? आई होप ये सारी ब्रांचेस आपको क्लियर हो गई होंगी। मैं आपको थोड़ा सा ये भी बता देती हूँ कि ये पेपर में कैसे आता है। पहली बार जो कीवर्ड्स मैंने सामने मेंशन किए ये आपको पता होने चाहिए, क्योंकि अमूमन बच्चों को नहीं पता होता कि एक्चुअल कीवर्ड है क्या। मॉर्फोलॉजी, फिजिकल अपीयरेंस, ठीक है, आगे मैंने सामने लिखा है एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। तो ये कीवर्ड जब आप याद कर लेंगे तो आपके लिए डेफिनेशन बनाना मुश्किल नहीं होगा। ठीक, सारी डेफिनेशंस पढ़ें, सारी डेफिनेशंस आपके माइंड में होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर पेपर में सवाल आपके पास आ रहा है और आपसे 4 डेफिनेशंस को डिफाइन करने के लिए पूछा जा रहा है, तो एक आधी कोई डेफिनेशन आपके पास MCQs में आ सकती है, ठीक, या फिर वेरी शॉर्ट में कुछ भी पेपर में जो वर्ड का पैटर्न है ना, उसमें सवाल किसी भी तरीके से आ सकता है। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि आपने सारी चीज़ें समझनी है, सारी चीज़ें याद करनी है, कुछ भी छोड़ना नहीं है। मेरे टीचर एक बात कहा करते थे कि जो चीज़ आप छोड़ कर जाते हैं ना, वो आपको आइंदा आने वाली ज़िंदगी में कभी ना कभी जलील ज़रूर करवाती है। और ये मैं डेडिकेट करूँगी, शायद अगर वो मेरी वीडियो सुने तो उनको पता भी चल जाए कि मैं उनका जिक्र कर रही हूँ। और वाकई उनकी वजह से मैं इस काबिल हूँ कि मैं आज एक मेन सब्जेक्ट जो कि मैं नहीं पढ़ा सकती थी, जो कि मैं खुद भी समझ ही नहीं पाती थी, उसको पढ़ाने के काबिल हो गई हूँ। ये तो खैर मेरा अपना सब्जेक्ट है, मैं दूसरे सब्जेक्ट की बात कर रही हूँ, ठीक है। तो किसी भी चीज़ को छोड़े नहीं, हर चीज़ को पढ़ें, हर चीज़ को समझ के पढ़ें। जब आप चीज़ों को समझ के पढ़ेंगे तो उनको याद करना आपके लिए ईजी हो जाएगा, ठीक है। आई होप कि जितनी ब्रांचेस हमने यहाँ डिस्कस की सब क्लियर हो गई होंगी। फिर भी अगर कोई क्वेरी है कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ लीजिएगा। नेक्स्ट जो है, इसके बाद हम मजीद जो हमारा 9th बायो का आगे का टॉपिक है वो डिस्कस करेंगे। पेज नंबर मैंने आपको मेंशन कर दिया है। अगर स्पेलिंग का कोई इशू हो, यहाँ पे क्लियर ना हो रही हो मेरी राइटिंग की वजह से या पिक्चर की ब्लर होने की वजह से, किसी भी वजह से, तो आप बुक के पेज नंबर पर चेक कर सकते हैं, ठीक है। वीडियो ख़त्म हो चुकी है हमारा लेक्चर ख़त्म हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। उम्मीद करती हूँ अपने से जुड़े रिश्तों का बहुत सारा ख्याल रखेंगे, मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।